नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार यादव फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक बड़े दिलचस्प अंदाज में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी ने मेरे यूट्यूब वीडियो साइंस क्लासेज को बहुत ही अधिक लाइक किया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक के पार्ट नंबर 2 पर। एक पार्ट पे हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बात कर ली थी, आज सेकंड पार्ट पे बात करने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा यह टॉपिक आप किसी भी बुक या गाइड से स्टडी कर लेना, लेकिन इस वीडियो में आपको जितना नॉलेज मिलेगा शायद ही उतना किसी अन्य बुक या गाइड में मिल पाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप सभी 11th 12th आरबीसी एंड सीबीएसई जेट आईसीआर एंड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। दोस्तों जैसे कि अपने पिछले वीडियो में अपन स्टडी कर चुके हैं बीसीएस के बारे में एंड इट्स टाइप एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड ब्लड सेल्स। दोस्तों आज अपन इससे आगे इस टॉपिक से आगे बात करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स। आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आरबीसी, सेकंड होती है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होती है प्लेटलेट्स। दोस्तों सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है वो होती है आरबीसी। तो आज स्टडी करने वाले हैं अपन आरबीसी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले जो आरबीसी जो होता है उसके सब टाइटल्स क्या होते हैं, मतलब उसे अन्य और किस नाम से जाना जाता है। अन्य नाम जो है दोस्तों इसमें अन्य नाम है, जैसे फर्स्ट नाम दे रखा है आपको लाल रुधिर कणिका। ये जो कॉमन नेम है इसे अपन बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, या फिर जो साइंटिफिक नेम जो होता है उसे कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स एंड इसके अलावा भी है रक्ताणु। फर्स्ट है लाल रुधिर कणिका, रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट भी इसे कहा जाता है। बात की जाती है फिर इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के डिस्कवर कौन है, हु वाज द डिस्कवर ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के डिस्कवर जो है वो है आपके दोस्तों ये है ल्यूवेनहॉक। आरबीसी की जो डिस्कवर है वो है आपके ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आरबीसी को डिस्कवर किया था। अच्छा मैं बताना चाहूँगा यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि जो आपका ल्यूवेनहॉक जो है उसका फुल नेम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने इसके अलावा अन्य और भी खोजें की हैं, जैसे जीवित जो सेल्स हैं, लिविंग जो सेल होती है उसकी भी डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इसने जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी भी डिस्कवरी की थी। इसके अलावा इसने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की है। तो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो आरबीसी की जो डिस्कवरी हुई थी वो सन 1674 के अंदर की गई थी। अच्छा दोस्तों बात करते हैं इसके आगे देखा है कि आरबीसी जो है कई बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में या फिर जैसे जेट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल दोस्तों होता है 120 दिन। 120 दिन, या फिर कई बार बुकों में या कुछ कंपटीशन एग्जाम में मंथ के रूप में पूछा जाता है। तो इसका जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 120 दिन या 4 माह है। 120 दिन या 4 माह है। अच्छा इसके बाद में पूछा जाता है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आरबीसी जो होती है वो ह्यूमंस के अंदर 120 दिन तक उसकी लिविंग कंडीशन होती है। इसके अलावा जो अन्य अदर जो एनिमल्स है उनके अंदर कितना होता है, तो बात करने वाले हैं यहाँ मेंढक जो होता है उसके अंदर 100 डेज जो होती है वो आरबीसी की लिविंग स्टेज होती है, मतलब 100 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होती है। इसके अलावा जो कुत्ता जो होता है उसका 124 दिन होता है, कुत्ते का 124 दिन होता है। अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा जो कुत्ते का जो जीवन काल होता है वो आपका कुत्ते की आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 124 दिन का होता है, जो सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये सबसे ज़्यादा जो होता है जीवन काल आरबीसी का वो कुत्ते के अंदर होता है 124 दिन का। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं आगे है जो आरबीसी जो होती है उसका आकार कैसा होता है। मैं बताना चाहूँगा आरबीसी का जो आकार होता है या तो वर्ताकार आकार में होती है या फिर क्या होती है वो उभयतल आकार में होती है। या तो वर्ताकार आकार में पाई जाती है या फिर किस आकार में पाई जाती है, उभयतल आकार में पाई जाती है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं इसके आगे। जो आरबीसी जो होती है एक सेल है और सेल के अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है, मतलब आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है उस थिकनेस के अमाउंट कितनी होती है, उसमें 0.02 म्यू। मतलब आरबीसी की जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस जो है वो 0.02 म्यू है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं कि आरबीसी के अंदर जो आरबीसी जो एक सेल है उस सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनमें बात करते हैं सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये तीनों जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे केंद्रक है जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो भी नहीं होता,
आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो भी क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है। अच्छा आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में दे रखा है अपने कि कुल अमाउंट कितनी होती है, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी जो होती है, सॉरी ब्लड सेल्स जो होती है टोटल, उस टोटल ब्लड सेल्स जो होती है उनमें से आरबीसी का कितना अमाउंट परसेंटेज होता है। तो आरबीसी का जो टोटल अमाउंट परसेंट होता है 99% होता है, और 1 में जो होती है वो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है ब्लड के अंदर वो आरबीसी ही होती है। आगे बात करते हैं इसके बाद में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी जो होती है उसके अंदर केंद्रक जो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर ओनली टू एनिमल्स ऐसे हैं जिनके आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो है एक तो ऊँट है एंड एक लामा है, एक तो ऊँट है और एक लामा है। ये दोनों कैमेलाइडी कुल से रिलेटेड है, इनकी कैमेलाइडी फिलो फैमिली होती है। ये दोनों जो है जीव जो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में है कि संख्या जो होती है वो कितनी होती है। एक सामान्य ह्यूमन की बात की जाए तो नर के अंदर जो होती है वो लगभग 50 से 55 लाख घन 100 घन mm पाई जाती है। जो अगर एवरेज की बात की जाए तो ये होती है लगभग 52 लाख के समथिंग होती है। जबकि बात की जाए मादाओं के अंदर, तो मादाओं के अंदर जो होती है इनकी अमाउंट वो होती है थोड़ा कम होती है, 45 से 50 लाख 100 घन mm ब्लड, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको 47 लाख जो एवरेज समथिंग मानी जाती है एक्यूरेट, वो 47 लाख क्या होती है प्रति 100 घन mm आरबीसी की संख्या पाई जाती है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, नर के अंदर 50 से 55 लाख जो एवरेज मानते हैं 52 लाख एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जो फीमेल्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है 45 से 50 लाख क्या पाई जाती है आरबीसी पाई जाती है प्रति 100 mm ब्लड के अंदर। अगर फीमेल के अंदर एवरेज अमाउंट देखी जाती है तो 47 लाख एवरेज अमाउंट होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में है कि आरबीसी जो होती है वो जन्म के समय कितनी होती है। मानव के अंदर आरबीसी जो होती है वो जन्म के समय सर्वाधिक अमाउंट में पाई जाती है, और सर्वाधिक अमाउंट में जो होती है वो होती है 68 लाख प्रति 100 घन mm रक्त के अंदर। 100 घन mm रक्त के अंदर 68 लाख आरबीसियाँ पाई जाती है जन्म के समय। इस मीन से आप ये बोल सकते हैं कि एक मनुष्य के अंदर जन्म के समय सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसियाँ पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर क्या होती है आरबीसियों की संख्या अलग अलग अमाउंट में होती है। अच्छा सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट के अंदर जो होती है 93 लैक्स क्या पाई जाती है 100 mm ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है आरबीसियाँ प्रेजेंट होती है, 93 लाख आरबीसियाँ प्रेजेंट होती है। जबकि एक रैबिट की बात की जाए खरगोश की, तो खरगोश के अंदर होती है 57 लाख आरबीसियाँ प्रेजेंट होती है 100 घन mm ब्लड के अंदर। इसके अलावा बात करें अपन एक अदर एनिमल्स हैं जिसका नाम है अपन कैमल। उस ऊँट के अंदर, कैमल के अंदर क्या पाई जाती है 1.04 करोड़, मतलब ये बोल सकते हो आप 1,40,00,000 घन mm 100 mm ब्लड के अंदर आरबीसियाँ प्रेजेंट होती है। अच्छा बात करने वाले यहाँ से आगे बात करते हैं कि आरबीसी जो होती है, अपने संख्या की बात कर ली, आरबीसी के जीवन काल की बात कर ली, कौन कौन से एनिमल्स में कितने कितने अमाउंट में पाई जाती है। अब बात करने वाले हैं आरबीसी का निर्माण। देखो बात की जाती है मानव के अंदर अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग आरबीसी जो होती है वो निर्मित होती है। मानव के अंदर क्या होता है आरबीसी जो होती है अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग साइट्स पे क्या होती है फॉर्म होती है। तो सबसे पहले बात कर ले हैं अपन भ्रूण अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन भ्रूण अवस्था के अंदर। तो मानव के अंदर भ्रूण अवस्था के अंदर जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यॉल्क सेल के अंदर, अंडे के पित्तक के अंदर, आगे होता है या फिर यकृत के अंदर, लिवर मीन्स, या फिर होता है प्लीहा या तिल्ली के अंदर, या इसके अलावा होता है प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो की जो प्लेसेंटा होती है उसके अंदर, या फिर होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। तो बात करें अपन निर्माण के बारे में। निर्माण में सबसे पहले है भ्रूण अवस्था, और भ्रूण अवस्था के अंदर जो होता है सबसे पहले यॉल्क सैक के अंदर या फिर लीवर के अंदर या फिर प्लीहा के अंदर या फिर जिसको स्प्लिन भी बोला जाता है, या फिर प्लेसेंटा के अंदर या फिर थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद करते हैं भ्रूण अवस्था के अलावा फिर बाद में जो निर्माण होता है वयस्क अवस्था के अंदर। मतलब वयस्क अवस्था के अंदर क्या होता है आरबीसी का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले अपन वयस्क अवस्था के अंदर बात करने वाले हैं। वयस्क अवस्था के अंदर होता है अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर। और बोन मेरो जो होती है मैं आपको एक बार ड्रा करके बता देता हूँ बोन मेरो क्या होता है। देखो ह्यूमन्स की जो बोन्स होती है, ह्यूमन्स की बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। समथिंग ये मानो एक ये ह्यूमन बोन है। अच्छा इस ह्यूमन बोन के अंदर क्या होता है इंटरनल पोर्शन के अंदर क्या होता है होलो पोर्शन प्रेजेंट होता है। ये होलो पोर्शन बना दिया अपन ने, मान लीजिए इस होलो पोर्शन के अंदर क्या होता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें सबसे पहले रेड कलर का होता है। तो बात करने वाले हैं अपन कि इसके अंदर क्या होता है इंटरनल पोर्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पर कुछ सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ पोर्शन जो होता है वो होता है अपना, यहाँ पर कुछ सेल्स जो होती है वो होती है आपके येलो कलर में, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा में और कुछ भी होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा में जो होता है वो अपन ब्लू कलर से थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं इसको। चलो ये लो ब्लू कलर से, सॉरी ब्लू कलर से मैं शो कर देता हूँ इसको। अच्छा दोस्तों, बात करने वाले यहाँ से देखो, मैं आपको इंडिकेट करवा देता हूँ एक बार वापस से फिर से, कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं इससे इंडिकेट करवा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, बात करें सबसे पहले कि जो ये रेड कलर वाला जो है, ये सबसे पहले आउटर पोर्शन जो है ये सारा का सारा ये तो बोन का स्ट्रक्चर हो गई। इस बोन के अंदर ये इंटरनल शेप हो गई, और इस इंटरनल शेप के अंदर मैंने आपको 3 ग्रुप बनाए हैं सेल्स के। जो रेड कलर में है वो है आपका आर जो है रेड बोन मेरो है, इसे रेड बोन मेरो इंडिकेट किया है मैंने। ये रेड बोन मेरो जो होता है ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर एक जो ये टिश्यू होता है इसे बोलते हैं हीमोपोइटिक टिश्यू तो होता है, जो यहाँ दे भी रखा है आपको नीचे नोट्स में। हीमोपोइटिक उत्तक के द्वारा क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, इसमें येलो बोन मेरो है, और ये येलो बोन मेरो जो होता है ये क्या करता है, आपका डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन का काम करता है। मतलब आपके लाल अस्थिमज्जा से बनती है आपकी आरबीसी, जबकि जो पीली अस्थिमज्जा होती है उससे बनती है अपनी डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा जो कुछ सेल्स और पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं अपन कुछ मेगा कैरियोसाइट्स के सेल्स पाई जाती है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो की थी। ये ग्रीन कलर वाली जो होती है ये आपके होती है मेगा कैरियोसाइट्स या फिर महाकेंद्र कोशिकाएं जो होती है। ये जो होती है ये बार बार डिकम्पोज होती रहती है, और डिकम्पोज होने से बाद में इनमें बनता है प्लेटलेट्स। तो बात की अपन ने कि एक बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर कैसे कैसे अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फॉर्म होती है। चलो दोस्तों, बात करते हैं हाँ आगे अगले टॉपिक पे। अच्छा, बात करते हैं आगे आरबीसी के बारे में। आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने टाइम के अंदर हो जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी का जो टाइम होता है फॉर्मेशन का, वो होता है 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर एक आरबीसी का जन्म हो जाता है। आरबीसी के निर्माण के लिए 72 घंटे का समय लगता है। अच्छा, इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीसी जो होती है उसके अंदर जो उसके फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में कौन कौन सी ऐसी विटामिन जो होती है वो हेल्पफुल होती है। तो इसके अंदर आती है आपकी एक तो B12 एंड विटामिन सी। 2 विटामिन ऐसे हैं जो आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। दोस्तों, बात करते हैं इसके आगे। चलो देखते हैं आगे देखा है आरबीसी जो है परिपक्वन में सहायक विटामिन कौन सी है, मतलब आरबीसी को मैच्योर करने वाली विटामिन कौन सी है। जबकि देखो यहाँ है आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन जो है वो तो है B12 एंड सी, लेकिन आरबीसी के परिपक्वन में सहायक विटामिन जो होती है वो होती है आपकी विटामिन B12। विटामिन B12 जो होती है वो क्या करती है, आरबीसी को मैच्योर करने का काम करती है। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें। आगे देखा है अपने, आगे है कि सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अपने बोन्स के अंदर होता है, और जो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन्स जो होती है उसी के अंदर क्या होता है, हाई अमाउंट में क्या बनती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो ये सबसे पहले दे रखा अपने फीमर के अंदर। तो फीमर जो होती है, फीमर जो बोन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी का निर्माण होता है, फीमर में सबसे ज़्यादा आरबीसी बनती है। अच्छा, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बॉडी की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेपिस, जो मध्यकरण के अंदर पाई जाती है। एक वीडियो में अपने स्टडी भी की थी इंटरनल लेयर के बारे में, तो वहाँ आपने पढ़ा था कि सबसे कम ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, या सबसे जो कम आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है, स्टेपिज के अंदर होता है। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये एग्जाम में कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीसी जो होती है उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन सबसे पहले आरबीसी की संख्या का सामान्य से अधिक होना। आरबीसी जो होती है उसकी संख्या का सामान्य से अधिक होना, इट्स मीन्स आरबीसी का ज़्यादा हो जाना। बात करें तो जैसे अपन ने बात की थी ऊपर कि नर के अंदर 50 से 55 लाख घन mm जो 50 से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती है 100 घन mm ब्लड के अंदर। लेकिन अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए 100 से, अगर 50 से 55 लाख से भी ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में इसको बोला जाता है, एक रोग हो जाता है जिसे बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, पॉलीसाइथेमिया डिजीज़ बोली जाती है। पॉली का मतलब ज़्यादा होना होता है, पॉलीमर होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा होना, आरबीसी का ज़्यादा होना क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथेमिया कहलाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना सबसे। अब बात करते हैं, अपन बात करने वाले हैं सबसे बड़ी जीवों के अंदर आरबीसी कौन सी होती है, सबसे छोटी जो आरबीसी जो होती है वो किसके अंदर होती है, ऐसे जीवों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी आरबीसी।
सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है एम्फीबिया संघ के अंदर। एम्फीबिया संघ के अंदर एक एम्फुमा नाम का एक ऑर्गेनिज्म आता है। एम्फुमा एक जीव का नाम है। तो एम्फुमा एक जीव का नाम है, एम्फुमा जीव के अंदर पाया जाता है। और एम्फीबिया एक इसका संघ है, मतलब इसका क्लास है। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जो ज़मीन और पानी या ज़मीन और जल है दोनों जगह पर रह सकते हैं, ऐसे वाले संघ में एक जानवर आता है एम्फुमा। और एम्फुमा जीव जो होता है उसके अंदर जो आरबीसी की जो संख्या, सॉरी आरबीसी का जो जीव व्यास जो होता है वो होता है 75 से 80 माइक्रोन। सबसे ज़्यादा बड़ी या सबसे बड़ी धरती पर सबसे बड़ी जो आरबीसी प्रेजेंट होती है वो होती है 75 से 80 माइक्रोन की होती है। अच्छा दोस्तों, आगे बात करने वाले हैं अपन इसके बारे में। देखते हैं आगे। आरबीसी सबसे बड़ी, फिर दे रखा है स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी। स्तनधारी का मतलब होता है जो ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या जिनके मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऐसी सिचुएशन में उनमें सबसे बड़ी है जो आरबीसी पाई जाती है वो अपने पाई जाती है एलिफेंट के अंदर, हाथी के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। मेमल्स में जो होती है उसका व्यास जो होता है वो होता है 9 to 11 माइक्रोन होता है, 9 से 11 म्यू का होता है। आगे बात करने वाले हैं इसके बाद में है अपना सबसे छोटी आरबीसी। सबसे छोटी आरबीसी का मतलब होता है जीवों के अंदर सबसे छोटी आरबीसी किस में प्रेजेंट होती है? वो होती है एक हिरण के अंदर। दोस्तों याद रहे आपको, मैंने यहाँ नाम सिर्फ कस्तूरी मृग लिखा है, यहाँ हिरण नहीं लिखा। लेकिन आप अगर आपके ऑप्शन में हिरण आता है तो हिरण को भी टिक करना है, क्योंकि कस्तूरी मृग जो होता है वो एक हिरण का ही नाम होता है। तो कस्तूरी मृग एक हिरण का नाम है। इसका व्यास जो होता है वो 2.5 माइक्रोन या 2.5, इसका व्यास जो होता है वो होता है 2.5 म्यू। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मानव के बारे में कि मानव की आरबीसी का व्यास कितना होता है। मानव की जो आरबीसी होती है उसका व्यास होता है 7.5 से लेकर 8 म्यू तक होता है। 7.5 से 8 म्यू तक का व्यास जो होता है वो किसके अंदर होता है? मानव की आरबीसी के अंदर होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि मानव की जो आरबीसी होती है उसकी मोटाई कितनी होती है? उसकी मोटाई होती है 2.4 म्यू। इसके अलावा बात करते हैं आगे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसीओ के व्यास दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है खरगोश के बारे में। खरगोश की जो आरबीसी होती है उसका व्यास जो होता है वो 6.9 म्यू होता है, जबकि बिल्ली जो होती है उसका 6.5 म्यू होता है। घोड़ा जो होता है उसका, घोड़े की जो आरबीसी होती है उसका जो व्यास होता है वो 4 म्यू होता है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि आरबीसी की जो गणना होती है, मतलब जैसे अपन ने पहले बात की थी पिछले चैप्टर में, पिछले अपने वीडियो में, कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है उनका गणना करने वाला जो यंत्र होता है उसे विंट्रोप ट्यूब बोलते हैं। लेकिन अगर सिंपल अपन आरबीसी की गणना करना चाहें तो उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं? तो आरबीसी की गणना करने वाला जो यंत्र होता है वो होता है हीमोसाइटोमीटर। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा एक अन्य उपकरण है जिसके द्वारा भी अपन आरबीसी की गणना करते हैं, जिसका नाम होता है क्रोमियम 51। ये एक आइसोटोप है, मतलब समस्थानिक है, क्रोमियम 51। इसके द्वारा भी क्या करते हैं अपन? आरबीसी कैलकुलेशन करते हैं। तो आरबीसी की गणना करने वाले दो यंत्र होते हैं, या तो होता है हीमोसाइटोमीटर या फिर होता है क्रोमियम 51 के द्वारा करते हैं अपन, क्रोमियम 51 के द्वारा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद दे रखा है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। दोस्तों भी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी कि सर्वाधिक मात्रा में जो ब्लड सेल्स जो होती है वो आरबीसी होती है, 99% होती है। इसलिए आरबीसी की जो नंबर है या संख्या जो है वो ज़्यादा है, इसलिए आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो अनुपात है वो है 600:1, मतलब 600 नंबर में क्या होती है? आरबीसी होती है, जबकि उसके कंपैरिजन में क्या होती है? 1 डब्ल्यूबीसी होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आगे आरबीसी का अपघटन क्या होता है। मतलब अपने यहाँ तक बात कर ली थी कि आरबीसी जो होती है वो फॉर्म होती है, या तो क्या होती है भ्रूणीय अवस्था में, या फिर क्या होती है वयस्क अवस्था में, बोन मैरो के अंदर होती है। लेकिन आरबीसी जो होती है वो डिकम्पोज कहाँ होती है? डिकम्पोज होने का मतलब होता है आरबीसी जो होती है वो कहाँ मतलब नष्ट होती है। तो यहाँ बात करने वाले सबसे पहले कि आरबीसी जो होती है उसका जो अपघटन होता है या डिकम्पोजिशन जो होता है वो होता है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर अपने आरबीसी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं आरबीसी के अंदर श्वसन किस प्रकार का होता है। दोस्तों अपने सबसे पहले बात की थी आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकांग वो अनुपस्थित होता है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग नहीं पाया जाता तो वायवीय श्वसन नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में क्या होता है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं अपन आगे। देखा आरबीसी का कब्रिस्तान, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब आरबीसी कहाँ डिकम्पोज जाती है या फिर मतलब कहाँ नष्ट होती है, कहाँ मर जाती है, उसका बचा हुआ हिस्सा कहाँ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है इसे अन्य नामों से पुकारा जाता है। जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है या इसे अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे बुच्चड़खाना है, आपका कब्रगाह है, जो है उसका आंसर है आपका प्लीहा।
आरबीसी का जो कब्रिस्तान, बुचड़खाना, कब्रगाह है, शमशान घाट ऐसे अन्य नामों से पुकारा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद में दे रखा है आरबीसी के नष्ट होने से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको मार्किंग कर देता हूँ इसकी, कि आरबीसी जो होती है उसके नष्ट होने से एक दिन के अंदर अंदर कितने अमाउंट में पित्तलवण या जो अपना बाइल जूस जो होता है वो उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, 250 मिलीग्राम जो होता है वो क्या होता है आपके आरबीसी से पित्तलवण का निर्माण होता है 24 घंटे के अंदर। दोस्तों इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आरबीसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं कि शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक जो होता है वो कहा जाता है प्लीहा को। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक नष्ट हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं कि जो आरबीसी जो होती है इमेच्योर कंडीशन के अंदर होती है, मतलब अपरिपक्व अवस्था के अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आरबीसी क्या होती है परिपक्व अवस्था में आती है, इट्स मीन्स रेटिकुलोसाइट अवस्था में आती है। कौन सी अवस्था में, रेटिकुलोसाइट अवस्था में आती है। रेटिकुलोसाइट अवस्था में आने के बाद में क्या होता है, केंद्रक नष्ट हो जाता है। रेटिकुलोसाइट अवस्था के अंदर क्या होता है, आरबीसी का केंद्रक नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं, आरबीसी जो होती है कई बार क्या होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी एक के ऊपर एक जमा हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आरबीसी का ढेर लग जाता है। ये जो आरबीसी है जो एक के ऊपर एक जमा हो जाती है, इस वाली कंडीशन में इसे कहा जाता है रोलियोक्स कहा जाता है। इससे ढेर जो लग जाता है, स्टाल को जो हो जाता है आरबीसी का, उसको क्या कहा जाता है, रोलियोक्स कहा जाता है, रोलियोक्स। अच्छा, बात करते हैं आगे है अपना कि जो अधिक ऊंचाई में रहने वाले जो पर्सन होते हैं उनमें आरबीसी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो मतलब पहाड़ी प्रदेशों पर जो पाए जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक पाई जाती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जो जनजातियाँ होती हैं उनके अंदर आरबीसी की संख्या कम पाई जाती है। दोस्तों यहाँ तक अपने बात कर ली आरबीसी के बारे में। अब बात करने वाले हैं आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसके बारे में बात करते हैं आज। आरबीसी के अंदर जो श्वसन वर्णक पाया जाता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपने अच्छी तरह सुना रखा होगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर। आरबीसी के अंदर जो श्वसन वर्णक जो पाया जाता है वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में या फिर जो जेट एग्जाम या आईसीआर एग्जाम होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या का भी के बारे में पूछा जाता है। बात करते हैं इसमें सामान्य अवस्था में कितने जो होते हैं हीमोग्लोबिन जो पाए जाते हैं। जो ह्यूमन जो होता है उसमें सामान्य अवस्था में क्या होता है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हीमोग्लोबिन को अपन ग्राम में मापते हैं। अब बात करते हैं सामान्य अवस्था में जो होता है वो आरबीसी की जो संख्या हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम होता है। जबकि अगर बात की जाए नर के अंदर, तो नर के अंदर जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त, 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है, उनके अंदर होती है 13.5 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त की मात्रा पाई जाती है। सामान्य अवस्था में 12 से 16 ग्राम, जबकि बात की जाए नर के अंदर होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि मादाओं के अंदर जो होती है 13.5 ग्राम से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा मिलीग्राम में पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन का आणविक भार कितना होता है। हीमोग्लोबिन का आणविक जो भार जो होता है वो 68,000 होता है। हीमोग्लोबिन का आणविक भार 68,000 होता है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो होता है दो चीज़ों से। एक तो होता है हिम मतलब आयरन, और दूसरा होता है उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर जो आयरन की जो मात्रा होती है वो होती है आपके 5% होती है, जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन की जो मात्रा होती है 95% होती है। 95% जो होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि जो 5% जो होती है वो आयरन की मात्रा पाई जाती है। जबकि अगर इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका जो है हीमोग्लोबिन जो है उसमें निर्माण के समय जो हिम है उसके कितने मोल जो होते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन से कंबाइंड होते हैं। यहाँ बात करें हीमोग्लोबिन जो होता है उसके 4 मोल जो होते हैं, हिम के जो आयरन के जो 4 मोल होते हैं, एक ग्लोबुलिन आयन होता है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है इससे कंबाइंड होता है, तो ये 4:1 के अंदर आते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन का जो अपघटन होता है वो कहाँ होता है। हीमोग्लोबिन का जो अपघटन होता है दोस्तों वो होता है एक तो आपके यकृत में बिलिरुबिन के रूप में जो पीले रंग का होता है, और दूसरा जो होता है कैरोटीन के रूप में।
दोस्तों आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का अपघटन। हीमोग्लोबिन का जो अपघटन होता है वो यकृत या लीवर के अंदर होता है और दो पिगमेंट के रूप में होता है। एक होता है आपका बिलीरुबिन जो पीले रंग का होता है, एक होता है बिलीवर्डिन। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये कैरोटीन नहीं आएगा, यहाँ आएगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन एक आता है बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन वर्णकों के रूप में क्या होता है हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन आगे जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य मुख्यतः दो होते हैं, एक तो रक्त का लाल रंग देना, रक्त का लाल रंग देना। मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, जबकि हीमोग्लोबिन जो होती है वो खुद क्या होती है पर्पल कलर में होती है, मतलब खुद बैंगनी वॉयलेट कलर के अंदर होती है, खुद का बैंगनी रंग होता है, जबकि हीमोग्लोबिन को जो होती है लाल रक्त को लाल रंग देती है। आगे बात करते हैं दूसरा जो कार्य होता है वो होता है गैसों का विनिमय। गैसों के विनिमय में अहम भूमिका निभाती है। इस मीन्स ये आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन को जो है वो उसको अन्य नामों से पुकारा जाता है। एक बोला जाता है इसे क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन को अन्य नामों से बोला जाता है इसे क्रोमोप्रोटीन या फिर इसे बोला जाता है संयुग्म प्रोटीन। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा संयुग्म प्रोटीन का मतलब होता है ऐसी प्रोटीन जो किसी अन्य प्रोस्टेटिक समूह के साथ में जुड़कर बनती है। जैसे इसमें देखा था आपने प्रोस्टेटिक समूह जो था वो हिम था, मतलब आयरन था, और साथ में ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है उन दोनों के कंपोजिशन से क्या बनती है संयुग्मी प्रोटीन बनती है। इसलिए इसे हीमोग्लोबिन को संयुग्मी प्रोटीन भी नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि कुछ संबंधित रोग होते हैं जो हीमोग्लोबिन या आरबीसी की वजह से होते हैं। यहाँ सबसे पहले रोग दे रखा है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता। एनीमिया का मतलब रक्त अल्पता या फिर होता है ब्लड की कमी, ब्लड की डिफिशियंसी आ जाती है ह्यूमन के अंदर, तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको बोला जाता है एनीमिया डिजीज बोली जाती है। इसका जो का रीज़न है इसमें या तो आप ये बोल सकते हैं जैसे आयरन की कमी होती है, रक्त में आयरन कमी होना, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होना, या फिर आरबीसी जो है इनकी कमी, इसके कारण भी क्या होता है एनीमिया रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं एनोक्सीमिया। अगला रोग है एनोक्सीमिया। एनोक्सीमिया जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन जो होती है वो कम हो जाएगा तो रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो सेल्स तक ट्रांसफ़र होती है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, तो सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर रूप में नहीं जाता। ऐसी वाली कंडीशन में जो रोग होता है उसे बोला जाता है एनोक्सीमिया। दोस्तों यहाँ तक अपन ने बात कर ली, अपन ने बात की है आरबीसी के बारे में, आरबीसी निर्माण से संबंधित, आरबीसी की संख्या से संबंधित, आरबीसी के व्यास से संबंधित, जो भी आरबीसी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी की सारी अपन ने यहाँ से डिटेल से उसको डिस्क्राइब कर लिया। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं अपन अगले इस वीडियो के अंदर। अपन ने बात की थी कि जो ब्लड सेल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यहाँ बात करते हैं अब सेकेंड टाइप्स की जो है डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका उपनाम जो होता है दोस्तों यहाँ देखते हैं। सबसे पहले उपनाम जो होता है उसका श्वेत रुधिर कणिका, सामान्य जो नाम बोला जाता है उसको श्वेत रुधिर कणिका के नाम से बोला जाता है। इसके अलावा इसे श्वेताणु भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो कलर जो होता है वो नहीं होता, इसे कलरलेस बोलते हैं, इसलिए इसको श्वेताणु बोलते हैं। या फिर इसे ल्यूकोसाइट अवस्था भी बोलते हैं, इसे ल्यूकोसाइट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसका जीवन काल के बारे में। दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत कम दिन का होता है, 1 से 4 दिन के समथिंग होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन का होता है। आगे बात करते हैं इसके सामान्य जानकारी और बात करते हैं जो केंद्र जो होता है। आपने बात की थी आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पाया जाता है केंद्रक उपस्थित होता है। शरीर की ब्लड की एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होती है। आगे बात करते हैं संख्या के रूप में, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 6 से 8 हज़ार प्रति 100 घन mm रक्त के अंदर, मतलब 100 घन mm ब्लड के अंदर 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसियाँ पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी जो होती है उनका जो कलर होता है वो कलरलेस होती है, मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता, रंगहीन होती है। आगे बात करते हैं इनके निर्माण से संबंधित। थोड़ी देर पहले अपन ने डायग्राम में स्क्रेच करके देखा था कि उसमें जो पीले कलर की जो अस्थि मज्जा थी वो क्या करती डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती थी। तो यहाँ बात करते हैं पीली अस्थि मज्जा जो होती है, ये पीली अस्थि मज्जा क्या करती है आपकी, या येलो बोन मेरो जो होती है वो क्या करती है आपकी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर भी होता है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, इनकी मूवमेंट के बारे में पूछा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि इसका मूवमेंट किस प्रकार का होता है। मूवमेंट होता है अमीबा के समान, मतलब ये जो होती है अमीबा जो होती है सुडोपोडिया के द्वारा गति करती है, ऐसे उसी समान ये क्या करती है गति करने का कार्य करती है। अच्छा दोस्तों आगे बात करते हैं अपन
WBC जो होते हैं उसे शरीर की वास्तविक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए शरीर की वास्तविक कोशिका किसे कहा जाता है, तो शरीर की वास्तविक कोशिका जो होती है वो WBC को ही कहा जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं WBC का सामान्य से अधिक होना। एक रोग है जिसमें WBC जो होती है सामान्य से अधिक हो जाती है, मतलब 6000 से 8000 जो अपने पढ़ी थी काउंटिंग, उससे अगर ज़्यादा हो जाती है, 6000 से अगर 8000 से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है, या ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर भी बोल सकते हैं आप। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक ध्यान रहे, एक बीमारी और होती है फीमेल्स के अंदर जिसका नाम होता है आपका ल्यूकोरिया। एक होता है ल्यूकोरिया, और ल्यूकोरिया का मतलब होता है ये फीमेल से रिलेटेड डिजीज़ है। और ल्यूकोरिया के अंदर क्या होता है, जो फीमेल की जो वेजाइना आती है उस वेजाइना के अंदर क्या होता है, एक फोगी लाइक जो है सब्सटेंस जो होता है वो रिलीज होता है, मतलब महिलाओं की योनि से एक झागदार बदबूदार पदार्थ निकलता है जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। उस कंडीशन को ल्यूकोरिया या श्वेत पर्दा रोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें WBC के बारे में कि WBC का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। अब बात करते हैं WBC का सामान्य से कम होना। सामान्य से कम होना मतलब WBC जो होती है वो कम हो जाती है, उस कंडीशन में उस रोग को बोला जाता है ल्यूकोपोनिया या फिर श्वेताणु न्यूनता। ल्यूकोपोनिया या फिर श्वेताणु न्यूनता। अधिश्वेता का मतलब होता है ल्यूकेमिया, जबकि श्वेताणु न्यूनता का मतलब होता है ल्यूकोपोनिया। अच्छा दोस्तों इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन WBC के प्रकार। दोस्तों यहाँ पर WBC जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्यों? इसका रीज़न होता है कि WBC जो होती है उसके कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जिन कोशिकाओं के अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है उन्हें कहा जाता है कणिका में WBC, और जिनके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर या कणिकाएं संरचनाएं नहीं पाई जाती उन्हें कहा जाता है अकणिका में WBC। यहाँ पर कणिका में जो WBC होती है उनकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 65% मात्रा होती है, कणिकाओं की 65% मात्रा होती है, जबकि बात करते हैं अकणिकाएँ जो होती हैं उनकी 35% मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अपन आगे बात करते हैं कणिका में जो WBC होती है, मतलब जिनके कोशिका द्रव्य के अंदर सूक्ष्म कण संरचनाएं पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आगे आपको टॉपिक के रूप में दिखाई दे जाएगा। फर्स्ट होती है इयोसिनोफिल जो होती है 2.5%, सेकंड होती है बेसोफिल 0.5%, और थर्ड होती है न्यूट्रोफिल जो 62% होती है। जबकि अकणिका में जो WBC होती है वो ओनली 2 टाइप्स की होती है। मोनोसाइट होती है 5%, और लिम्फोसाइट जो होती है वो होती है आपकी 20 से 30% होती है। अच्छा लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 टाइप्स की फिर से होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है और एक टी लिम्फोसाइट होती है। अच्छा आगे बात करते हैं अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट कणिका में WBC के बारे में। अपने बात की थी ये 65% होती है, तो ग्रेनुलोसाइट और एक्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की WBC पाई जाती है। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन ग्रेनुलोसाइट WBC के बारे में। ग्रेनुलोसाइट जो WBC होती है वो होती है आपकी ऐसी WBC है जिनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण संरचनाएं पाई जाती है, उसे ग्रेनुलोसाइट या कणिका में WBC कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार में से सबसे फर्स्ट प्रकार जो आता है इसका, सबसे फर्स्ट प्रकार जो है इसका वो है इयोसिनोफिल। सबसे फर्स्ट है इयोसिनोफिल, इसे एसिडोफिल भी कहा जाता है, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल। आगे बात करते हैं इसमें केंद्रक जो होता है वो 2 पिंडों के रूप में बटा होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी WBC की स्ट्रक्चर आ गई और इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे 2 पिंडों के रूप में डिवाइडेड होता है, 2 पिंडों के रूप में बटा होता है। आगे बात करते हैं इसके अंदर जो WBC जो होती है इयोसिनोफिल जो उसके बारे में। इसका जीवन काल जो होता है वो लगभग 14 घंटे होते हैं। जीवन काल जो है वो 14 घंटे है। व्यास जो होता है वो 10 से 14 म्यू का होता है। WBC इयोसिन WBC का क्या होता है, इयोसिनोफिल WBC का व्यास 10 से 14 म्यू का, जबकि जीवन काल जो होता है वो 14 घंटे का होता है। आगे बात करते हैं अभिरंजित करने वाला पदार्थ। अभिरंजित करने के लिए मतलब अपने पढ़ा था ब्लड को मिथाइल ब्लू से अभिरंजित करते हैं। ऐसे में जो WBC होती है इयोसिनोफिल इसको किससे अभिरंजित किया जाता है, इसको किया जाता है इयोसिन नाम के लाल गुलाबी रंग के पदार्थ से। इयोसिन नाम के पदार्थ से इसे क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है। और इयोसिन एक प्रकार का एसिड आता है, इसलिए इसका नाम एसिडोफिल भी रखा गया है। आगे बात करते हैं कार्य जो होता है इसका प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करना होता है, प्रतिरक्षा निर्माण का कार्य करवाती है। आगे बात करते हैं इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लक्षण पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटी हिस्टामिक गुण के कारण ये रक्त का थक्का गोल देती है। मतलब अपने जो ब्लड ट्यूब्स जो होती है उनके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बढ़ने देती। इसका रीज़न होता है इसके अंदर एंटी हिस्टामिक नेचर का गुण पाया जाता है। तो ये ब्लड के रक्त का थक्का होता है उसे
वापस से पिघला देती है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की जो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं होती है उसका दूसरा जो भाग होता है, पहला होती है इयोसिनोफिल, दूसरी आती है बेसोफिल। और बेसोफिल जो होती है उसे अपन मास्ट कोशिका भी के नाम से भी जाना जाता है, उसे मास्ट कोशिका भी कहते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले ये बेसोफिल जो होती है उसकी मात्रा जो होती है, उसकी मात्रा होती है लगभग बेसोफिल की मात्रा जो होती है, कुल मात्रा जो होती है वो होती है 0.5% होती है। अच्छा, बात करते हैं इसमें केंद्रक जो होता है वो तीन पिंडों के अंदर बटा होता है। और तीन पिंडों के अंदर जो बटा होता है उसका फिर भी आकार क्या होता है, ऐंठन के कारण एस आकार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जिसका ऐंठन के कारण केंद्रक एस आकार का दिखाई देता है? आंसर है बेसोफिल कोशिका। आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, मतलब इस बेसोफिल कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो होता है आपका 10 घंटे का इनका जीवन काल पाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए व्यास के बारे में, तो जो बेसोफिल कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर जो व्यास होता है वो होता है 8 से 10 म्यू का होता है। अपने बात कर ली थी पहले, कुल मात्रा जो होती है वो 0.5% मात्रा होती है। अच्छा, आगे बात करते हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा जानकारी, इनको अभिरंजित करने वाला पदार्थ कौन सा है? जैसे अपन ने इयोसिनोफिल को अभिरंजित किया था, वैसे ही अभिरंजित करने वाला बेसोफिल को जो भाग जो होता है वो मिथाइल ब्लू होता है। मिथाइल ब्लू के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसे अभिरंजित करते हैं। और ये मिथाइल ब्लू नीले रंग के रूप में होता है, नीले रंग का पदार्थ होता है जिसे अपन क्या करते हैं, बेसोफिल कोशिकाओं को अभिरंजित करते हैं। आगे बात करते हैं कार्य इसके विशेष हैं। ये हिपेरिन है, हिस्टामिन है या सीरोटोनिन जो है, इन पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन पदार्थों का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। अच्छा दोस्तों, इनके बारे में एक एक्स्ट्रा और बात आती है कि इनका निर्माण कहाँ होता है। इनका निर्माण होता है यकृत या लीवर के अंदर। हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन पदार्थों का निर्माण होता है यकृत के अंदर, जबकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है, बेसोफिल कोशिकाएं करती है। अच्छा, आगे बात करते हैं दोस्तों, नोट में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। बात करते हैं रक्त की मास्ट कोशिका किसे कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मास्ट कोशिका, और सिर्फ कहा जाता है बेसोफिल कोशिकाओं को। मास्ट कोशिका कहा जाता है बेसोफिल कोशिकाओं को। आगे बात करते हैं सबसे छोटे आकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है बेसोफिल कोशिकाएं। सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी, और जो एलर्जी के समय बढ़ जाती है, मतलब जब ह्यूमन बॉडी के एलर्जी जो का इन्फेक्शन होता है, एलर्जी बढ़ जाती है, तो एलर्जी बढ़ने से जो होती है जो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कौन सी कोशिका है? बेसोफिल कोशिकाएं। तो यहाँ बेसोफिल कोशिका से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं। पहला है रक्त की मास्ट कोशिका से कहा जाता है बेसोफिल कोशिका को, सबसे बड़े छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी जो होती है उससे बेसोफिल को, और एलर्जी के समय बढ़ने वाली कोशिका कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं, अपन ने 2 कोशिकाओं के बारे में बात कर ली, इयोसिनोफिल कोशिका और बेसोफिल कोशिका। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल कोशिका। जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं जो होती है उसे अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम होता है हेट्रोफिल। इसे हेट्रोफिल भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी पदार्थ के द्वारा अभिरंजित नहीं होती। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इसके केंद्र के बारे में। इसका केंद्र जो होता है वो 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। सर्वाधिक पिंडों में बटने वाली जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, आपकी न्यूट्रोफिल होती है। अच्छा, घोड़े की नाड़ के समान आकृति ग्रहण कर लेते हैं। 2 से 7 पिंड जो होते हैं वो घोड़े की नाड़ के आकृति के समान अपना आकार ग्रहण कर लेते हैं। आगे बात करते हैं इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल होता है 12 घंटे का। जीवन काल 12 घंटे का होता है। व्यास जो होता है उसका 10 से 12 म्यू का होता है। व्यास जो है न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का या हेट्रोफिल कोशिकाओं का व्यास जो होता है 10 से 12 म्यू का होता है, जबकि इनकी कुल मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, इनकी मात्रा होती है 62%। वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल कोशिका। कितने प्रतिशत होती है? 62% होती है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं आगे। इसके बाद में दे रखा है अभिरंजित करने वाला पदार्थ। इसको किसी भी पदार्थ से अभिरंजित नहीं किया जाता, ये उदासीन होती है, इसलिए इसको हेट्रोफिल नाम दिया गया था। अच्छा, बात करते हैं आगे, कार्य क्या होता है इसका। कार्य जो होता है इसका भक्षाणु प्रवर्ती कहानी क्या करती है, जीवाणु या वायरसों को नष्ट कर देती है। मतलब बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस जो है, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उनको क्या करती है, ये भक्षाणु प्रवर्ती कहानी, मतलब उसको मार कर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले शरीर की माइक्रो पुलिसमैन किसे कहा जाता है। ये माइक्रो लिखा हुआ है, ये माइक्रो पुलिसमैन किसे कहा जाता है। माइक्रो पुलिसमैन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, न्यूट्रोफिल कोशिकाओं को ही, क्योंकि ये व्यास में कम होती है जबकि रोगों को मारने का काम करती है, इसलिए इसको माइक्रो पुलिसमैन की संज्ञा भी दी गई है।
दोस्तों यहाँ पर अपन ने बात कर ली ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं के बारे में, मतलब जिनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कर्णनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बात करने वाले हैं इसके बाद में आती है एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं, मतलब ऐसी कोशिकाएं या ऐसी डब्ल्यूबीसीयां जिनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कर्णनुमा संरचनाएं या कर्णधार संरचनाएं नहीं पाई जाती। ऐसी वाली कोशिकाओं को कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट या फिर अकणिका में डब्ल्यूबीसी। बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण अनुपस्थित होते हैं। ये दो प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट होती है आपकी मोनोसाइट कोशिकाएं। मोनोसाइट, देखो बात करते हैं मोनो का मतलब सिंगल होता है, साइट का मतलब यहाँ सेल होता है, लेकिन यहाँ बोला जाएगा कि जो सेल होती है उसके अंदर जो सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पिंड में होता है, इसलिए डिवाइडेड नहीं होता। अच्छा, बात करते हैं इसमें केंद्र की आकृति। केंद्र की आकृति बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ये सेम के बीज की आकृति होती है। आकृति जो होती है सेम के बीज की तरफ, जिसको अपन बीन बोलते हैं, BEAN, या फिर क्या होती है ये किडनी के या गुर्दे आकार की होती है। किडनी या गुर्दा जिसको अपन बोल सकते हैं, किडनी के आकार की होती है, किडनी शेप में होती है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, किडनी का आकार का होता है या सेम के बीज के आकार होता है। अच्छा, बात करते हैं इसके जीवन काल जो होता है, जीवन काल कितना होता है। इस डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, मोनोसाइट का जीवन काल जो होता है वो होता है आपका 30 से 40 घंटे। रक्त में 30 से 40 घंटे रहने के बाद में इसकी विशेष बात है कि ये बाद में क्या करती है, उत्कों में चले जाने के बाद में क्या करती है, मैक्रोफेज अवस्था ग्रहण कर लेती है। मैक्रोफेज मतलब मोनोसाइट कोशिकाएं 30 से 40 घंटे तक जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने के लिए क्या होती है, ब्लड में आ जाती है। उसके बाद में क्या होती है, उत्कों में जाकर मैक्रोफेज अवस्था ग्रहण करके वहाँ पर बैठ जाती है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे दे रखा है व्यास जो होता है इसका, व्यास जो सर्वाधिक व्यास होता है इसका 12 से 15 म्यू का होता है। सबसे ज़्यादा या सबसे मोटे आकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे बड़े आकार की जो डब्ल्यूबीसी है वो है मोनोसाइट। 12 से 15 म्यू का इसका व्यास होता है। आगे बात करते हैं इसकी कुल मात्रा। कुल मात्रा होती है इसकी 5% कुल मात्रा होती है। दोस्तों इसके अलावा इसके साथ में और भी कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाता है आपका कि शरीर की मैक्रोपुलिसमेन किसे कहा जाता है। पहले अपन ने बात की थी माइक्रोपुलिसमेन, ये यहाँ पर था माइक्रोपुलिसमेन, जबकि अब की बार आ रहा है मैक्रोपुलिसमेन। और मैक्रोपुलिसमेन की संज्ञा दी जाती है मोनोसाइट कोशिकाओं को। मतलब ये रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती है, लेकिन इनका क्या होता है, व्यास ज़्यादा होता है। व्यास ज़्यादा होने की वजह से इनको मैक्रोपुलिसमेन कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। डब्ल्यूबीसी के अन्य नाम जो होते हैं, इसे शरीर के अपमार्जक या घुमक्कड़ कोशिका भी कहा जाता है। इसे शरीर के अपमार्जक या घुमक्कड़ कोशिका भी कहा जाता है। अपमार्जक सफाई करने के कारण कहा जाता है, और घुमक्कड़ कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह जाके उत्कों में एक जगह से जाकर दूसरी जगह उत्कों में स्थायी रूप से जमा होने के कारण इसे घुमक्कड़ कोशिका का नाम भी दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण होता है। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का निर्माण होता है जैसे शरीर के अंदर पैथोजेंस का अटैक होता है, बैक्टीरिया वायरस जैसे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। और एंटर होने के बाद में क्या होता है, जैसे एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल जो है और मोनोसाइट जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, आपके बैक्टीरियाओं को मारने का काम करती है। मतलब जैसे ही बैक्टीरिया जो आएंगे बॉडी के अंदर, सबसे पहले उन पर अटैक करने वाला काम जो होता है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कोशिकाओं का होता है। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी जो होती है वो मोनोसाइट कोशिकाएं होती है। सबसे बड़े आकार की कोशिकाएं मोनोसाइट जो होती है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं जो एग्रेनुलोसाइट जो कोशिकाएं होती है, मतलब अकणिका में कोशिकाएं जो होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है दो प्रकार की, एक मोनोसाइट होती है, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। अब आगे बात करने वाले हैं अपने लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती है उनका सामान्य आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, सामान्य आकार गोलाकार होता है। जबकि इनकी जो कुल मात्रा होती है वो 20 से 30% होती है। मात्रा जो होती है 20 से 30% ये होती है, पाई जाती है। 20 से 30% का तात्पर्य है जैसे ही बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले क्या करता है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर अटैक करता है। तो रोग लगने की कंडीशन में क्या होती है, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और स्वस्थ अवस्था के अंदर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बात करते हैं आगे दोस्तों, लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो आगे जाके दो प्रकार की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, एक होती है बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं और एक होती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। दोस्तों यहाँ गलत लिखा हो थोड़ा सा, यहाँ होती है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। ये है टी लिम्फोसाइट कोशिका, जबकि ऊपर वाला है बी लिम्फोसाइट कोशिका। ये बी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है उनका जीवन काल जो होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। निर्माण और परिपक्वन जो होता है वो अस्थिमज्जा के अंदर होता है। मतलब बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण और जो इनकी मेच्योरिटी जो होती है, परिपक्वन जो होता है वो भी कहाँ होता है, अस्थिमज्जा के अंदर होता है। कार्य जो होता है इनका एंटीबॉडी निर्माण का कार्य होता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करती है। अब बात करने वाले हैं अपन टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बारे में। अच्छा, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बारे में जीवन काल थोड़ा सा स्पेशल है। बात करते हैं जीवन काल जो होता है वो 100 दिन का या कई वर्षों तक भी होता है।
सर्वाधिक मात्रा में जीवन जीने वाली जो WBC जो होती है वो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, जिनका जीवन काल 100 दिन या इससे भी कई वर्षों तक होता है, मतलब 1 वर्ष या 2 वर्ष तक अधिक भी होता है। अच्छा, बात करते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण होता है अस्थिमज्जा के अंदर। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं अस्थिमज्जा के अंदर निर्मित होती है, जबकि इनका परिपक्वन जो होता है वो अलग जगह होता है। इनको ट्रेनिंग मिलती है थाइमस ग्रंथि के अंदर। ये थाइमस ग्रंथि के अंदर जाके क्या करती है, अपने आप एंटीजेंस को पहचानने की क्या करती है, ट्रेनिंग लेती है। तो इनका निर्माण अलग जगह होता है, जबकि क्या होता है, परिपक्वन अलग जगह होता है। जबकि बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण और परिपक्वन अस्थिमज्जा में होता है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का अलग अलग होता है। अस्थिमज्जा में निर्माण होता है, जबकि परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। अच्छा, बात करते हैं इसका स्पेशल कार्य। ये टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है क्या करती है, शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी एंटीजेंस हैं, जो रोगाणु जो पैथोजेंस जो है, उन सब की क्या करती है, पहचान करने का काम करती है। बॉडी के अंदर कौन से किस प्रकार का वायरस आ रहा है, किस प्रकार की जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया आ रही है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का कार्य क्या होता है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का होता है। तो दोस्तों, आज अपन ने बात की RBC और WBC के बारे में। कल बात करने वाले अगर अपन ने नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, और उससे आगे भी जो टॉपिक है इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए।